लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर बातचीत के बीच ही चीनी सैनिकों ने पेंगोंग त्सो झील के पास भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की। एक बार फिर उनके मंसूबे नाकाम हो गए क्योंकि भारतीय सैनिक सतर्क थे। चीन की सेना की इस हरकत ने एक बात तो साफ कर दी कि वो भरोसे के लायक न पहले था न अब है। वो सिर्फ विश्वासघात करने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद चीन ने जिस तरह से सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा और हथियारों की तैनाती बढ़ाई है, उसका संकेत भी साफ है कि चीन एक बार फिर 1962 की तरह साजिश की बिसात बिछाने में जुटा है। 1962 में माओ त्से तुंग ने भारत पर हमला करने से पहले अपनी रणनीति की तुलना चीन के एक लोकप्रिय खेल श्यांकी से की थी। इस खेल को चीन का देसी शतरंज समझ लीजिए। 8 के बजाय 9 खाने वाली बिसात पर हाथी, घोड़ा, रथ, वजीर, पैदल मोहरे इस खेल में भी होते हैं। दोनों हिस्सों के बीच एक खाली इलाका होता है जिसे चूहान बाउंड्री कहा जाता है। माओ त्से तुंग ने 1962 में आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा था कि भारत की सेना लगातार आगे बढ़कर चूहान बाउंड्री लांघ रही है। ऐसे में चीन को क्या करना चाहिए? माओ ने कहा था कि चीन भी कुछ प्यादे अपनी जमीन पर नदी के किनारे तैनात कर सकता है। अगर इससे भारत की सेना आगे बढ़ने से रुक गई तो बहुत अच्छा, वरना नदी पार करते ही हम भारतीय सैनिकों को खा जाएंगे। यह माओ की सोच थी और उसी रास्ते पर शी जिनपिंग भी आगे बढ़ रहे हैं। वो भारत की जमीन को हड़प कर वहां अपने सैनिकों के तंबू गाड़ना चाहते हैं ताकि यह दावा कर सकें कि पेंगोंग त्सो झील का इलाका चीन का है। घुसपैठ की नई कोशिश चीन की इसी चाल का हिस्सा थी जो नाकाम हो गई। पिछली बार की तरह चीन ने एक बार फिर अपनी हरकतों पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश की। एक बार फिर बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज आएगा इसकी उम्मीद नहीं, इसलिए भारत ने दो टूक बता दिया है कि वो चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फैसला अब चीन को करना है कि उसे क्या चाहिए, युद्ध या शांति। पहले डोकलाम, फिर गलवान, और अब पेंगोंग। तीसरी बार एलएसी पर चित हुआ चीन। तीसरी बार बॉर्डर पर शी जिनपिंग की शिकस्त। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान में गद्दारी का मुंह तोड़ जवाब मिलने के ठीक 2.5 महीने के बाद चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर अपनी काली करतूत करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी हमारे जवानों ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसे गलवान और डोकलाम में दिया गया था। चीन ने गलवान और डोकलाम में जो किया वही उसने पेंगोंग में किया। इससे यह साफ हो जाता है कि चीन का भारत से बातचीत का दावा और शांति का राग अलापना महज एक दिखावा है। चीन की काली नजर दरअसल एलएसी पर भारतीय क्षेत्र पर है और जब भी मौका मिलता है चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से चीन के मंसूबे अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। चीन ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात के दौरान एक बार फिर दबे पांव भारत की जमीन में कदम रखने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने यह हरकत
पैंगोंग झील के पास अंजाम देने की कोशिश की। पैंगोंग झील के फिंगर 4 के पास यह वही इलाका है जहां चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। यह इलाका चुशुल के बेहद करीब है। चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश हमारे बहादुर सैनिकों ने नाकाम कर दी। जबकि चीन ने जिस अंदाज में इस हरकत को अंजाम दिया, उससे यह साफ हो जाता है कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ इस घुसपैठ को अंजाम दिया था। क्योंकि चीन के करीब 200 सैनिकों ने एक साथ घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई, जिसके बाद भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। चीन की कोशिश पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की थी, लेकिन हमारे जवानों ने चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और चीन के सैनिकों को मार भगाया। इस तरह मुस्तैदी की वजह से चीन की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। चीन ने पैंगोंग झील के जिस इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिश की है, वो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर अगर चीन कब्जा कर लेता तो भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। क्योंकि चीन ने जिस जगह पर घुसपैठ की कोशिश की है, वो डेमचौक की सड़क के करीब है। चीन की नजर डेमचौक वाली सड़क पर थी। इसके साथ ही घुसपैठ वाली जगह काफी ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से अगर चीन इस इलाके पर काबिज हो जाता तो उसे रणनीतिक तौर पर काफी फायदा होता। चीन की इस कोशिश के बाद यह साफ हो गया है कि अब चीन की नजर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर लगी। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग त्सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दार्कबुक से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसके वो इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चीन की सेना के 200 सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों की जाबाजी की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। इस तरह चीन की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। इसके बाद भारतीय सेना ने एक बयान भी जारी किया और यह साफ कर दिया कि चीन की ऐसी किसी भी हरकत को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29 से 30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुए समझौते का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। भारतीय सेना ने झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की कायराना हरकत को नाकाम कर दिया और जमीनी स्थिति को बदलने के चीन के इरादों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना ने पहले तो सीमा पर चीन के जवानों को धूल चटाई। इसके बाद सेना ने जो बयान जारी किया उससे चीन का नकाब भी उतर गया। इसके बाद चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो झूठ और फरेब पर उतर आया। भारत के बयान के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब आया जो पूरी तरह से झूठ था। चीन की सेना ने एलएसी पर किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं किया और चीन की सेना ने एलएसी पार नहीं की। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर विवाद हल करने के लिए बातचीत जारी है। चीन का विदेश मंत्रालय अपनी हार को छिपाने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोल रहा है। दरअसल पेंगोंग झील का जो ये दक्षिणी किनारा है, दरअसल यहीं से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की और ये जो इलाका है वो चुशुल के बेहद करीब है, जहां पर भारत और चीन के ब्रिगेडियर स्तर पर बातचीत हो रही है। सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के बीच में ही, बैठक के बीच में ही चीन का इस तरीके से घुसपैठ करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है। बातचीत की आड़ में वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। फ्लैग मीटिंग के बीच चीन ने जिस तरह से भारत की जमीन पर कब्जे की कोशिश की है, उससे साफ हो जाता है कि चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है। उसके ये इरादे उसकी कई हरकतों से जाहिर होते हैं।
दरअसल इस वक्त बारिश का मौसम है और एलएसी पर नदी नाले उफान पर है। चीन बारिश के बीच रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में है। बारिश खत्म होने के बाद चालबाज चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। माना जा रहा है कि एलएसी पर नदी नाले सूखते ही चीन हमला कर सकता है, क्योंकि चीन ने 1962 में भी यही रणनीति अपनाई थी। 1962 में चीन ने जून में तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। तनाव बढ़ने के बाद उसने 3 से 4 महीने तक बातचीत का दिखावा किया और बातचीत के बीच ही उसने 20 अक्टूबर को भारत पर हमला बोल दिया। एलएसी पर इस बार भी चीन ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा उसने 1962 में किया था। उसने 15 जून की रात गलवान में हिंसा को अंजाम दिया। इसके बाद बातचीत का नाटक शुरू किया और अब अगस्त खत्म होते होते उसने एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की है। इसे देखकर यही लगता है कि चीन 1962 वाली नीति पर काम कर रहा है और आने वाले वक्त में जंग जैसी कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि चीन भरोसे लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि चीन की तरफ से उसने अभी तक पूरे अपने ताश के पत्ते खेले नहीं हैं। अभी वो इन इलाकों में है जो कि संघर्ष पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। भारतीय सेना को और एयरफोर्स को खासतौर पर तैयार रहना चाहिए कि आपके जो बेसेस उत्तराखंड से हैं और ठीक जो अभी तनाव चल रहा है उस एरिया तक हैं, उसको हाई स्टेट ऑफ अलर्ट पर रखें और वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है उसको फॉरवर्ड बेस करके रखें इस विंटर्स में। उसी में हमारी जो क्षमता है वो चेक भी होगी। चीन लद्दाख के अलग अलग इलाकों में बार बार सैन्य झड़प के हालात पैदा कर रहा है। पहले गलवान में उसने हिंसा को अंजाम दिया और अब उसने पैंगोंग में वही हरकत शुरू की है। हम आपको बताते हैं कि पैंगोंग झील में क्या है भारत और चीन के बीच विवाद। पैंगोंग झील में पश्चिम से पूरब की ओर 8 जगहों पर झील की शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें फिंगर कहा जाता है। इन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। फिंगर 8 से एलएसी शुरू होती है। फिंगर 4 पर भारत की पोस्ट है। चीन की सेना ने फिंगर 5 तक के इलाके में घुसपैठ की है, जिन्हें फिंगर 8 के पीछे जाने को लेकर दोनों देशों में बातचीत हो रही है, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं हो रहा। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील का विवाद काफी पुराना है। चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा इलाका भारत का है और एलएसी फिंगर 8 के आगे से शुरू होती है। चीन की नजर फिंगर 4 तक के इलाके पर काफी पहले से है और वो इस पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, लेकिन भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब से उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। जिस पैंगोंग त्सो झील के इलाके पर मई के महीने से ही चीन की काली नजर है, वो इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से लद्दाख के चुशुल और दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर नियंत्रण किया जा सकता है। यही वजह है कि 1962 में भी चीन ने पैंगोंग त्सो झील को हड़पने की कोशिश की थी। तब जंग की शुरुआत भी लद्दाख के इसी इलाके से हुई थी। 19 और 20 अक्टूबर 1962 की रात चीन ने लद्दाख की सीमा पर गलवान, चिपचैप और पैंगोंग त्सो, इन तीनों इलाकों पर एक साथ हमला किया। पैंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर तब भारतीय सैनिकों की जो टुकड़ी तैनात थी, उसकी कमान मेजर धन सिंह थापा के हाथों में थी। चीन की सैनिकों का पहला हमला मेजर थापा की बटालियन ने नाकाम कर दिया। चीन को तगड़ी चोट खानी पड़ी। फिर कुछ घंटों के बाद चीन की सेना ने दोबारा मोर्टार और तोपों से हमला बोला। दूसरा हमला भी भारत के जांबाजों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद चीन की सेना की नई टुकड़ी टैंक के साथ आई। थके हारे घायल भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वो अपनी चौकी नहीं बचा पाए। मेजर थापा ने तब हाथों से ही चीन के कई सैनिकों को मार गिराया था, जिन्हें चीन ने युद्धबंदी बना लिया। मेजर धन सिंह थापा को उस युद्ध में वीरता की अनोखी मिसाल पेश करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वही इलाका है। वो लड़ाई पैंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर लड़ी गई।
अब चीन इस झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने के लिए आधी रात को चोरों की तरह अपने सैनिक भेजता रंगे हाथ पकड़ा गया। माना यही जा रहा है कि चीन 1962 में अधूरे रह गए अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है ताकि चीन में शी जिनपिंग को माओ त्से-तुंग के असली उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया जा सके। हालांकि चीन इस चक्कर में वहां के सबसे मशहूर रणनीतिकार सुन त्सू की नसीहत भूल गया। करीब 2000 साल पहले रणनीति की सबसे चर्चित किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने लिखा था कि जो सेना अपनी ताकत के बारे में तो जानती है लेकिन विरोधी सैनिकों की शक्ति से बेखबर होती है, उसकी हार निश्चित है। अपनी सेना और हथियारों की ताकत के घमंड में चूर चीन यह भूल गया है कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। पहले डोकलाम फिर गलवान घाटी में भारतीय सेना का दम देखने के बाद उसके बाद भी शी जिनपिंग इसी भ्रम में है कि वो भारत की जमीन हड़प लेंगे। LAC पर चीन कर रहा है बड़ी साजिश। सीमा पर बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। LAC के पास जमा कर रहा है हथियार। चीन एक तरफ LAC पर नए नए विवाद शुरू कर रहा है, जगह जगह हिंसा की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सीमा पार बड़ी सैन्य तैयारी में भी जुटा हुआ है। चीन ने LAC के आसपास जगह जगह अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और वो गुपचुप ढंग से खतरनाक हथियार भी सीमा के करीब बने सैन्य अड्डों पर जमा कर रहा है। चीन की ये तैयारी बताती है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही चीन ने LAC के इर्द गिर्द अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। चीन ने तिब्बत में अपने कई सैन्य ठिकानों को मजबूत किया है। साथ ही चीन गोला बारूद भी जमा कर रहा है। इसके साथ ही LAC पर भारत के खिलाफ कई हवाई पट्टियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। ये हवाई पट्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती हैं। इन तमाम चीजों से साफ है कि चीन भारत के खिलाफ किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी में है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। चीन ने वैसे तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत से लगने वाली इस सीमा पर हर जगह जंग जैसी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन लद्दाख के आसपास उसने जिस तरह से तैयारी की है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि उसने तबाही के लिए पूरी तैयारी कर ली। चीन ने LAC के इर्द गिर्द कैसी तैयारी की है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि पैंगोंग झील के पास घुसपैठ से पहले चीन ने किस तरह इस इलाके के आसपास तैयारी की थी। पैंगोंग के इलाके में घुसपैठ 29 और 30 अगस्त की रात को हुई। उससे पहले चीन ने सीमा पार अपने J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए थे। इसके साथ ही चीन ने कई और लड़ाकू विमान भी लद्दाख के आसपास तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख के पास J-20 को उड़ान भरते हुए भी देखा था। चीन के लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख और आसपास के इलाके में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन चुशलू और पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में सबसे ज्यादा उड़ान भरी जा रही है। J-20 चीन का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। J-20 के बारे में चीन का ये दावा है कि ये उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। चीन इनको अपनी शान समझता है। ऐसे में LAC पर J-20 की भारत के खिलाफ तैनाती ये बताती है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर चीन इन फाइटर जेट्स को उन्हीं इलाकों में भेजता है जहां उसे कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होता है या फिर उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है। लद्दाख में J-20 फाइटर जेट की तैनाती ये बताती है कि चीन भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। चीन ने जो लड़ाकू विमान तैनात किए हैं वो उन एयरबेस पर तैनात किए गए हैं जहां से भारत की सीमा में दाखिल होने में उसे 10 से 15 मिनट ही लगेंगे।
J-20 की तैनाती भी उसने ऐसे ही एक एयरबेस पर की है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने सबसे आधुनिक विमान J-20 को तिब्बत के होटान एयरबेस पर नगरी गुंसा एयरबेस पर तैनात किया है। होटान एयरबेस की दूरी ले से 384 किलोमीटर है, जबकि नगरी गुंसा से करीब 350 किलोमीटर है। इन दोनों जगहों पर J-20 तैनात कर चीन को रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाती है। चीन की ओर से J-20 की तैनाती को रक्षा जानकार काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि अगर चीन अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को तैनात कर रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया है और J-20 से लेके उनके जो बॉम्बर मिशंस वाले एयरक्राफ्ट हैं वो भी आगे की तरफ आए हैं। एयर बेसेस को उन्होंने ऑपरेशनली तैयार करने की कोशिश की है। 5 के ऊपर अभी 2 और एयरफील्ड बन रहे हैं उधर। गलवान विवाद के बाद से ही चीन को यह समझ आ गया कि भारत से भिड़कर उसने गलती कर दी। इसके बाद उसे यह डर सताने लगा कि भारत कहीं और भी गंभीर पलटवार न कर दे, इसलिए उसने फौरन LAC पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी। चीन की इस तैयारी को देखते हुए भारत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब हालात ये हैं कि दोनों देश मोर्चे पर डटे हुए हैं। चीन ने ईस्टर्न सेक्टर में LAC के पास अपने 20,000 जवान तैनात किए, जबकि उसने 10,000 रिजर्व जवान रखे हैं, जबकि भारत ने इस इलाके में 30,000 जवान तैनात कर दिए हैं। लड़ाकू विमान की बात की जाए तो चीन ने J-11 और J-16 तैनात किए हैं, जबकि भारत ने सुखोई, MiG-29 और जगुआर LAC के ईस्टर्न सेक्टर में तैनात किए हैं। चीन ने PCL-181 होवित्जर तोप तैनात की है, तो जवाब में भारत की 155 mm होवित्जर सीमा पर पहुंच चुकी है। चीन ने मुकाबले के लिए T-15 टैंक तैनात किए हैं, तो भारत ने जवाब में यहां T-90 टैंक उतार दिए हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत के इलाके में S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। चीन जिस तरह से सीमा पर एक तरफ बातचीत कर रहा है और शांति का राग आलाप रहा है, लेकिन साथ ही वो विवाद को भी लगातार हवा दे रहा है और गुपचुप ढंग से हथियार और गोला बारूद भी जमा कर रहा है। चीन की इस रणनीति का यही मतलब निकाला जा रहा है कि अब वो आर पार की तैयारी में और वो मौका मिलते ही कोई बड़ा वार कर सकता है। ये जो अभी पहल दोबारा पगानसू में हुआ है और खास तौर पे जो उसका जो दक्षिण एरिया है उसमें वो इसलिए हुआ है कि चीन ये परखने की कोशिश कर रहा है कि हमारी डिप्लॉयमेंट कितनी है, हमारी सेना कितनी है और आएगत जो विंटर्स का जो माहौल आने वाला है, जो सीज़न, उसमें हमारी कितनी दृढ़ता है इस ज़मीन को होल्ड करने की। तो ये नॉर्मल पेट्रोलिंग के तौर पे ये भापने की कोशिश कर रहा है चीन कि कितना मादा है हमारे पास, जो हमारी सेना आगे लगी है। धोखा चीन का इतिहास रहा है। उसने 1962 में भारत के साथ तो धोखा किया ही, उसके बाद भी वो हर मौके पर भारत की पीठ में वार करने से नहीं चूकता है। लेकिन अब भारत ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया है, तो वो और भी तिलमिला उठा है। शायद यही वजह है कि उसने डोकलाम के बाद गलवान किया और जब यहां भी कामयाब नहीं हो पाया तो पैंगोंग में हरकत की। चीन की सेना लद्दाख में जो कुछ कर रही है उसे चीन का पागलपन ही माना जा रहा है। क्योंकि चीन के सैनिक वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी होते हैं, इसलिए यह भी तय माना जा रहा है कि गलवान से पेंगोंग त्सो झील के पास घुसपैठ की कोशिशें चीन की सरकार के इशारे पर ही हुई। गलवान घाटी में 15 जून की रात चीन की सेना ने जो गलती की उसकी सजा भारतीय सैनिकों ने उसे उसी वक्त दे दी थी। चीन ने गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के शव छिपाने की कोशिश भी की थी, ताकि चीन के लोगों का यह भ्रम बना रहे कि उसके सैनिक बड़े बलवान हैं। लेकिन यह भ्रम भी टूट गया। भारतीय सेना के पराक्रम के जिन सबूतों को चीन ने छिपाने के लिए दफन कर दिया था, वो कब्र फाड़ कर बाहर आ गए। गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों के कब्रिस्तान की तस्वीरें अब सामने आ गई। उन तस्वीरों के सामने आने के तुरंत बाद चीन की सेना ने पेंगोंग त्सो झील के पास घुसपैठ करने की कोशिश की। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। माना जा रहा है कि अपनी हार का सच सामने आने से बौखलाए चीन ने लद्दाख में नए सिरे से तनाव भड़काने की कोशिश की। हालांकि इस बार खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन जानकार मानते हैं कि 5 मई से ही लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसमें पेंगोंग त्सो झील के पास हुई यह घटना सबसे गंभीर है। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि चीन बातचीत की आड़ में समय बिता रहा है।
ताकि वो लद्दाख के आसपास अपने सैनिकों और हथियारों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती कर सके। यह आशंका भी अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई कि चीन के सैनिक चोरी छिपे भारत की जमीन में घुसने की फिराक में, ताकि बाद में वो इन इलाकों पर अपनी दावेदारी जता सके। चीन ने ऐसी ही चाल 1962 की जंग के दौरान भी चली थी। तब एलएसी के कई हिस्सों में चीन के सैनिक 40 से 60 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो चुके थे और चीन के तब के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने तब भारत के सामने प्रस्ताव रखा था कि दोनों देशों की सेनाएं 12-12 किलोमीटर पीछे हट जाए। ऐसा करने का मतलब यह होता कि भारत के 40-50 किलोमीटर अंदर चीन की सेना अपनी चौकी बनाकर बैठ जाती, क्योंकि वापस जाते वो सिर्फ 12 किलोमीटर। इसलिए भारत ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। लद्दाख में मई जून से ही भारत और चीन के बीच जो बातचीत चल रही है, उसमें भी चीन ने यही पेशकश की कि दोनों देश अपनी सेनाओं को बराबर बराबर पीछे हटा लें। हालांकि भारत बार बार उसे एक ही बात समझा रहा है कि भारत की सेना पीछे तभी हटेगी जब चीन अपनी फौज को अप्रैल 2020 वाली पोजीशन में ले जाए। चीन को इतनी आसान और कायदे की बात भी समझ में नहीं आ रही। चीन के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। चीन की हार का कब्रिस्तान कनेक्शन। तस्वीरों में कैद शी जिनपिंग का फरेब। जून 2020 यही वो तारीख थी जब चीन सेना के बुजदिल सिपाही दबे पांव भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जमीन का भूखा चीन गलवान घाटी में लाल झंडा फहराने की नीयत से बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। चीन की सेना गलवान के उस इलाके पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ रही थी जिसका रणनीतिक महत्व है, लेकिन भारत के शूरवीरों ने चीन की चाल पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तान के 20 वीर सपूतों ने अपनी जान देकर चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन के कितने जवान मारे गए इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई। चीन की सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा कभी जाहिर नहीं किया। चीन की सरकार ने सब कुछ सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि गलवान में चीन की फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचा था। चीन के सोशल मीडिया पर वायरल चीनी सैनिकों की ये कब्र गलवान घाटी में हुई झड़प में चीनी सैनिकों को हुए नुकसान, उनकी मौत की सबूत है। रक्षा मंत्रालय भी ये बात बता रहा है, उनके सूत्र ये बात बता रहे हैं कि दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो चीन में जारी की गई हैं, चीन के सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं। और इसी के साथ साथ भारत इस बात को भी कह रहा है कि भारत के पास इस बात के सबूत है कि दरअसल गलवान में जो ये हिंसा हुई, जो ये झड़प हुई, उसमें चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। और ये जो कब्रें हैं वो इस बात की गवाही भी दे रही हैं। चीन खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है। चीन खुद को सुपर पावर मानता है। चीन को अपनी ताकत का इतना घमंड है कि वो पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन गलवान में चीन की सेना को भारत के वीर सपूतों ने ऐसा करारा जवाब दिया था कि उसे अपने नापाक कदम पीछे खींचने पड़े थे। चीन की सेना पर भारतीय फौज ने ऐसा प्रहार किया था कि गलवान की जमीन लाल हो गई थी। हालांकि चीन की सरकार बड़ी तादाद में हुई अपने सैनिकों की मौत को छिपाने की कोशिश करती रही। अपने ही देश में फजीहत के डर से शी जिनपिंग झूठ का मकर जाल बुनकर
सच को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर चीन के ही लोगों ने उनकी पोल खोल दी। ट्विटर पर चीन मामलों के जानकार एम टेलर फ्रेवल ने दावा किया कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि गलवान में शहीद हुए एक सैनिक की कब्र की बताई जा रही है। वीबो पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें चीन के 19 साल के सैनिक की कब्र दिखाई दे रही है। यह सैनिक भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के दौरान जून 2020 में मारा गया था। वो फुजियान प्रांत का रहने वाला था। गौर से देखिए, दावों के मुताबिक 19 साल के चीनी सैनिक की यही वो कब्र है जिसने शी जिनपिंग के झूठ और चीन की हार से पर्दा उठा दिया। इस कब्रगाह पर चीनी भाषा में सैनिक और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। इस पर सब कुछ मंदारिन भाषा में लिखा हुआ है। इस कब्र पर चीन के सैनिक के बारे में जो जानकारी दी गई है वो ये साबित करती है कि गलवान में हुए नुकसान पर चीन कैसे पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा था। कब्रगाह पर चीनी सैनिक का नाम चेन शियांगरोंग लिखा है। इस कब्रगाह पर चीनी सैनिक की उम्र 19 साल बताई गई। कब्रगाह पर सैनिक का मिलिट्री नंबर 69316 भी लिखा है। सैनिक के बारे में लिखा है कि वो फुजियान प्रांत के पिंगनान का रहने वाला था। मंदारिन भाषा में इस स्मारक पर लिखा है कि जो सैनिक लड़ाई में मारा गया उसका जन्म दिसंबर 2001 में हुआ था। इतना ही नहीं, इस कब्र पर यह भी लिखा गया है कि सैनिक की मौत जून 2020 को भारतीय सैनिकों का सामना करते हुए हुई, जिसे दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में दफनाया गया। 2 महीने पहले अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया था कि गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में चीन के 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इस बात से हमेशा इनकार करता रहा, लेकिन चीन के मारे गए सैनिक और घायल हुए सैनिकों की एयरलिफ्ट करने की बातें सामने आती रही। कहा तो ये भी गया कि चीन ने अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। इसमें दो राय नहीं कि चीन लगातार झूठ बोल रहा था। वो अपने सैनिकों की मौत की सच्चाई से जानबूझकर इनकार कर रहा था, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर सच्चाई बयां कर रही हैं, जिनसे साबित होता है कि गलवान में भारतीय सेना से भिड़ना चीन के सैनिकों को कितना महंगा पड़ा था। गौर से देखिए, इन तस्वीरों में आपको एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा कब्रें नजर आएंगी। जी हां, 100 से ज्यादा कब्रें। ये सभी कब्रें उन्हीं सैनिकों की बताई जा रही हैं जो भारतीय सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में मारे गए थे। तस्वीर भी चली थी जिसके अंदर उस पर लिखा हुआ पाया गया था कि वो एक चाइनीज सोल्जर की है जो हिंदुस्तान के साथ क्लैशेस में 15-16 जून की रात को मारा गया। उसकी उम्र भी 19 साल की बताई गई थी। लेकिन बहरहाल जो भी है, आज मॉडर्न इंटरनेट के जमाने में चीज छुप नहीं सकती है। ये जरूर पता लग गया, चाहे कम्युनिस्ट रजीम चाइना की लाख कोशिश कर ले, वो चीज असलियत बाहर उजागर होके आ ही गई। चीन मामलों के जानकार टेलर ने दूसरे सूत्र के हवाले से ट्विटर पर लिखा है कि इन तस्वीरों का ताल्लुक 13वीं सीमा रक्षा रेजिमेंट से। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2015 में इस यूनिट का नाम केंद्रीय सैन्य आयोग ने यूनाइटेड कॉम्बैट मॉडल कंपनी रख दिया था। इससे पता चलता है कि गलवान घाटी में चीन ने कौन सी यूनिट तैनात की थी। तो इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के शिनजियांग प्रांत के होटन इलाके में सामूहिक कब्रें नजर आई, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कब्रें गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की हैं। बिल्कुल, चाइनीज जो है बहुत हताश हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान को दबा दिया जाए, और उसी के चलते हमने देखा कि किस प्रकार से पगोंगसो के दक्षिणी छोर में भी चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश करी, जिसको हमारे सैनिकों ने बहुत बखूबी से उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके मंसूबे को विफल किया। गलवान में हुई झड़प के बाद चीन ने गुपचुप तरीके से अपने सैनिकों के शव दफना दिए थे। खबरें यहां तक आई थी कि सैनिकों के परिजनों को शांत रहने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा सार्वजनिक शोक सभा न करने का भी फरमान सुनाया गया था।
जिससे गलवान में मारे गए सैनिकों के परिजन काफी नाराज भी हुए थे। लेकिन शी जिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी छवि से, जो गलवान हिंसा के बाद धूमिल हो सकती थी। लिहाजा शी जिनपिंग ने हकीकत पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश की। अपने मारे गए सैनिकों के घर वालों को धमकाया, चीन के सैनिकों की कब्रों की तस्वीर को छिपाया, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। चीन के अंदरूनी हालात और भारत के साथ सीमा विवाद का बड़ा गहरा रिश्ता रहा। इतिहास गवाह है कि चीन में जब भुखमरी का संकट गहराता है तब उसके सिर पर जंग का भूत ही सवार होता है। 1962 की जंग से पहले की बात है। तब वहां माओ त्से-तुंग ने लोगों को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नारे के साथ एक सपना दिखाया। माओ का दावा था कि वो चीन में औद्योगिक क्रांति लाकर उसे औद्योगिक उत्पादन के मामले में ब्रिटेन से बड़ा देश बना देंगे। वो सपना पूरा होने से पहले ही चीन में भयानक सूखा पड़ गया। चीन के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। 1958 से 1962 के बीच चीन में जो अकाल पड़ा था उसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर गए थे। 1961 आते आते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही माओ त्से-तुंग के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी थी। ऐसे में 1962 में भारत पर हमला करके चीन ने कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद को हवा दी और माओ के खिलाफ विद्रोह का संकट टल गया। अब जरा चीन के मौजूदा हाल पर गौर कीजिए। वहां शी जिनपिंग 7 साल पहले जब सत्ता में आए तब उन्होंने चीन को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाने का दावा किया था। उसी दावे के दम पर 2017 में शी जिनपिंग ने उम्र भर के लिए चीन की सत्ता में बने रहने का प्रस्ताव पास कराया था। शी जिनपिंग थॉट का तब बड़ा शोर चीन में गूंज रहा था। लेकिन अब चीन भयानक बाढ़ की चपेट में, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। चीन के लोगों के भूखों मरने की आशंका वहां की सरकार ही जता रही। माना जा रहा है कि चीन 1962 के बाद सबसे बड़े खाद्यान्न संकट में फंस चुका है। शी जिनपिंग ने वहां खाने की बर्बादी के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है। खबर है कि चीन की सरकार वहां प्लेट में खाना छोड़ने वालों के खिलाफ कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत की आर्थिक नाकेबंदी की मार भी जबरदस्त पड़ी है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के ही पुराने नेताओं ने बताया कि वहां शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह पनपने लगा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ पुराने नेता और चीन के रिटायर्ड सैनिक शी जिनपिंग की नीतियों से नाखुश हैं। अब तक शी जिनपिंग ने उन लोगों को सख्ती से कुचल रखा था क्योंकि चीन की जनता शी जिनपिंग के साथ थी। अब बाढ़ से बेहाल चीन के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि भूखे पेट गुजारा कैसे करें। ऐसे में शी जिनपिंग की नीतियां बता रही हैं कि वो माओ त्से-तुंग की राह पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चीन की सेना को बॉर्डर पर तैनात करके यह संदेश देने में जुटे हैं कि चीन की सुरक्षा खतरे में है। वो रोटी मांग रहे चीन के लोगों को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाकर चुप कराना चाहते हैं। बॉर्डर पर चीन की बौखलाहट का राज। भूख की आग में जलता शी का साम्राज्य। शी के राज में दोहराया जा रहा है इतिहास। चीन 1962 की तरह बातचीत की आड़ में धोखे की स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा है। चीन 1962 की ही तरह
भारत के साथ सीमा विवाद के बहाने जंग की मुनादी कर रहा है। पहले गलवान और अब पेंगोंग झील पर चीन की सेना सीमा रेखा का उल्लंघन कर रही है। तो सवाल ये कि शी जिनपिंग और उनकी फौज हिंदुस्तान से अदावत क्यों मोल ले रही है? चीन भारत से भिड़ने की तैयारी आखिर क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरी वजह दुनिया में खराब हुई छवि। तीसरी वजह चीन में सैलाब का संकट। चौथी वजह चीन में खाद्यान्न संकट। और पांचवी वजह शी के खिलाफ जन आक्रोश। चीन ने दुनिया में कोरोना फैलाया और उसकी जमकर किरकिरी हुई। चीन को सबक सिखाने के लिए कई देशों ने चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सीमित कर दिया। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। शी जिनपिंग के खिलाफ उनकी अपनी जनता हो गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीमा पर भारत के साथ विवाद में उलझे हुए चीन के लिए एक और वजह बड़ी है। वो है बाढ़ और उससे पैदा हुआ खाद्यान्न संकट। 71 साल बाद चीन में बादल कयामत बनकर बरसे और सैलाब ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। चीन के शहर शहर पानी के कहर से जूझते नजर आए। लोगों के आशियाने पानी में बह गए। शहरों से लेकर चीन के पिछड़े इलाकों तक सब कुछ जलमग्न हो गया। खेत खलिहान डूब गए और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। चीन की कम्युनिस्ट सरकारों के भ्रष्टाचार की ईंट से बनाए बांधों ने विनाश लीला की ऐसी तस्वीर पेश की जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो यकीन जानिए, बाढ़ की वजह से चीन में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अब वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हुए जा रहे हैं। चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस की ओर से जारी द रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक गेहूं, चावल और मक्के की घरेलू आपूर्ति 2025 तक मांग से 25 मिलियन टन कम रहेगी। लिहाजा चीन को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर होना होगा। चीन का इतिहास रहा है कि वो सच से इनकार करता है और झूठ का प्रचार करता है। इस मामले में भी शी जिनपिंग की सरकार वैसा ही कुछ कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने देश में खाद्यान्न संकट को पश्चिमी देशों का प्रोपोगेंडा करार दिया है। खाने की बर्बादी के खिलाफ लड़ने की अपील को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, चीन की सरकार ने देश में अनाज संकट से इनकार किया है। लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता और चीन के सच का सबूत है शी जिनपिंग का शुरू किया गया क्लीन योर प्लेट कैंपेन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऑपरेशन क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू किया है। इसके तहत खाने की थाली में उतना ही लेने की बात हो रही है जितनी भूख हो। चीन में अब रेस्टोरेंट जाने पर वहां लोगों का वजन लिया जाता है और उसके मुताबिक ही उन्हें खाना दिया जाता है। खुद स्टेट न्यूज एजेंसी शिन्हुआ में जिनपिंग ने रेस्टोरेंट मालिकों से एक डिश कम सर्व करने की बात की है। शी जिनपिंग के इस क्लीन योर प्लेट अभियान से लोग काफी परेशान। पैसों के लिहाज से संपन्न लोग शी जिनपिंग के इस अभियान की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खुलकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा। दुनिया में चाइना की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है। कोविड का जो असर है वो चाइना पर बहुत पड़ा है, क्योंकि कोविड का असर चाइनीज़ इकोनॉमी को उसने बिल्कुल हिला दिया है। तो सबसे पहले चाइना किसका पेट काटेगा? अपने लोगों का पेट काटेगा। जो उसके नागरिक हैं उन्हीं का तो पेट काटेगा। चीन खुद को विकसित राष्ट्र के तौर पर प्रोजेक्ट करता आया है। इसमें दो राय नहीं कि उसने विकास भी किया है, लेकिन इस विकास की कीमत अब वहां के लोग भुगत रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार की गलत नीतियों की वजह से बाढ़ आ रही है और फसलें चौपट हो रही हैं। ऊपर से कोरोना की वजह से चीन को पहले ही तगड़ा झटका लग चुका है। लिहाजा शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत से सीमा विवाद को हवा दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी कर रहे हैं, ताइवान से उलझ रहे हैं, हांगकांग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका से बेवजह अदावत मोल ले रहे हैं। कुल मिलाकर शी की सरकार वो सारे हथकंडे अपना रही है
जिनसे यह साबित होता है कि चीन में हालात सामान्य तो बिल्कुल नहीं। वैसे आपको बता दें कि चीन पहले भी खाद्यान्न संकट झेल चुका है। साल 1950 में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे उबरने के लिए माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया। उस वक्त इसे एक तरह का हाइजीन कैंपेन बताया गया था, जिससे लोगों की जान और अनाज दोनों बचने वाले थे। ये और बात है कि इस कैंपेन के बावजूद देश में खाद्यान्न संकट बुरी तरह से गहरा है। यहाँ तक कि माओ जेडोंग को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। 60 के दशक की शुरुआत में तो चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान चीन में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसे ग्रेट चाइनीज फमीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि इसी दौरान चीन ने भारत पर हमला बोला था, अपनी जनता और हिंदुस्तान पर एक अवांछित युद्ध थोप दिया था। लिहाजा इस बार भी चीन कुछ ऐसा ही करेगा, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी आज के दिन वहाँ समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं हैं, खाद्य समस्याएं हैं और जितनी भी समस्याएं हैं, जो उनकी फोल्डिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, जो आजकल अगर आप देखो सबसे अच्छा बेल्ट जो प्रोग्राम था वो पाकिस्तान के अंदर था, वो भी आजकल स्टॉल पड़ा हुआ है। इस सब का असर एक दिन चाइनीज इकोनॉमी पे पड़े। जाहिर है चीन की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। तो यही वजह है कि खाद्यान्न संकट से जूझती अपनी जनता को राष्ट्रवाद का झंडा थमाकर शी जिनपिंग सिंहासन बचाने की कवायद कर रहे हैं। जानबूझकर भारत को उकसा रहे हैं, जानबूझकर अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे हैं।